welcome to Archives, where we talk about the future of sustainability, art and architecture. So today we are delighted that we have Mr. Kranti Anand, the visionary CEO behind ARR Code, and alongside Mr. Yogendra, senior architect at SWBI. Right. So with the wealth of experience and career marked with innovative designs, how are you feeling today, sir? I'm feeling good. Okay. And you all are talented person. I'm happy. I'm sitting here among you. Yeah, thank you for joining us, sir. Yeah. And some of our audience might not know about you. So it would be great if you can provide a brief introduction about yourself and your background. Yeah. I'm an architect, and I passed out my architecture from Jammu and Kashmir, Sri Mata Vaishno Devi University. I qualified AIEEE in 2005. Through AIEEE, I was selected there in Sri Mata Vaishno Devi University. And after completing my architecture from Jammu and Kashmir, I came to Gurgaon, and from that time, 11 to 13 years, I am here. Yeah. So you just told us, sir, that you studied in Jammu and Kashmir. Yeah. Do you think, sir, that that place where you studied your architecture, that inspired your design in some kind of things, or your approach to design that inspired your approach to design? I am very inspired because that's a hilly area. Yeah. Their architecture is a very different kind of architecture. In a plain area, you are using a normal roof system, normal construction, but in the hilly area, Kashmir, Jammu Kashmir, they are sloped roof. We are using in our architecture. We have studied a lot of type of roof structure, type of foundation, type of design elements. But in plain area, we can't use all those elements. But in the hilly area, we are using sloped and bamboo structure, wooden structure. So in hilly area, we are using those type of elements and usage of architecture. So it's totally different. मैं थोड़ी सी इनपुट थोड़ा सा डाल दूँ योगेंद्र जी के बारे में, ये अपने बारे में खुल के बता नहीं रहे. He is a senior architect at SWBI. He has got immense knowledge. Maybe एक फैक्टर ये भी है कि इन्होंने जम्मू कश्मीर में स्टडी किया, और आर्किटेक्चर के अंदर माता वैष्णो देवी जो कॉलेज है, दैट इज रेटेड एज वन ऑफ द सुप्रीम कॉलेजेस. यस यस यस. और सबसे बड़ी खासियत एक आर्किटेक्ट की क्या होती है कि एक होते हैं जो मैंने देखा है कि मतलब बहुत सारे लोग आर्टिफिशियल चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, जबकि योगेंद्र जी के साथ जो मेरा कनेक्शन है, हमने कई प्रोजेक्ट साथ में किए हैं, ये नेचुरल प्रोडक्ट्स को ज़्यादा प्रमोट करते हैं. इनके हर प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप जाके देखोगे तो आपको वुड मिलेगी, ठीक है, आपको नेचुरल मार्बल मिलेगा, नॉट दैट आर्टिफिशियल जो मैंने देखा आपका. राइट. हाँ. नेचुरल टेक्सचर्स के अंदर ये बहुत बिलीव करते हैं, और वही मतलब जैसे हम लोगों के साथ कर रहे हैं, तो इनके मोस्टली जो चीजें हैं ना, वो नेचुरल के ऊपर ज्यादा है, अनलाइक मोस्ट ऑफ द आर्किटेक्ट्स. ये इनकी सबसे बड़ी खासियत. हमारे आर्किटेक्चर में जो हमारे आर्किटेक्चर में हमने यूज किया है, एक हमने कुछ साल पहले एक प्रोजेक्ट किया था, ये हरियाणा में ही कोई झज्जर कोई जगह है, एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट किया था. उस समय मैं अरुण गोयल जी के साथ एज एन आर्किटेक्ट काम कर रहा था. तो उसमें हमें मौका मिला था कि लो कॉस्ट हाउसिंग, इको फ्रेंडली हाउसिंग बनाने का मौका मिला था. वो एक्चुअली बेसिकली हाउस नहीं था, जो वो गवर्नमेंट इट वाज अ गवर्नमेंट स्कीम. तो सिलाई मशीन सिखाने वाली एक बिल्डिंग, जिसमें गांव के महिलाओं को अपॉर्चुनिटी दी जाती थी गवर्नमेंट के हिसाब से. तो गवर्नमेंट की तरफ से जो हमें मिला था, तो उसमें हमने ज़्यादातर लो कॉस्ट हाउसिंग यूज किया. और इको फ्रेंडली में हमने क्या है, जैसे इको फ्रेंडली क्या है, ग्रीन आर्किटेक्चर हो गया, इको फ्रेंडली, ये सब एक ही वर्ड है, और इसको फुलफिल करने के लिए कुछ इसके पैरामीटर्स अलग अलग है. जैसे इको फ्रेंडली किसी बिल्डिंग को आप तभी बोलोगे जब उसमें उसके पैरामीटर्स फुलफिल हुए. पैरामीटर्स मतलब एनर्जी एफिशिएंट होनी चाहिए, और कम से कम मतलब नेचुरल प्रोडक्ट उसमें ज़्यादा यूज होना चाहिए. एनर्जी एफिशिएंट के बारे में अगर आप बात करो, तो जैसे
मैकेनिकल एनर्जी का कम से कम यूज करना है, नेचुरल सोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना है। अगर लाइट को ले लो तो नंबर ऑफ विंडोज, जितने भी नेचुरल लाइट हम कैप्चर कर सकते हैं बिल्डिंग के अंदर, उतना ही अच्छा होगा हमारी बिल्डिंग के लिए। जैसे नेचुरल लाइट आ रही है तो जो हम मैकेनिकल लाइट दे रहे हैं उसका यूसेज कम हो सकता है। नेचुरल वेंटिलेशन आ रहा है तो हम मैकेनिकल वेंटिलेशन को हम यूसेज कम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एनर्जी को लेस एनर्जी के साथ में हम मैक्सिमम नेचुरल लाइट और उसकी एनर्जी को यूज करके एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग बना सकते हैं। तो ये सब डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स हैं जो मिलजुल के, जैसे सोलर सिस्टम है तो ये भी एनर्जी एफिशिएंट में आता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे अभी हम एक बिल्डिंग के बारे में बात कर रहे थे जो झज्जर में, उसमें हमने कुछ ऐसे मटेरियल यूज किया था। जैसे अगर मैं रूफ़ की बात करूं तो रूफ़ में हमने कंक्रीट स्लैब यूज ना करके जो हमारा घड़ा होता है ना, पिचर्स घड़ा, उसको हमने हाफ कट कर दिया और उसको उल्टा करके जो हमारी कॉफर स्लैब होती है, ग्रिड बनता है, कॉफर स्लैब में ग्रिड बनता है, मान लो 2 बाई 2 फीट का, 3 फुट बाई 3 फुट का, तो घड़े को हाफ कट करके हमने उसको उल्टा उल्टा करके रख दिया। स्लैब की थिकनेस होती है 5 से 6 इंच। इतनी मोटी कंक्रीट यूज करने की बजाय हमने घड़े का जो पोर्शन रखा था उससे हमारी जो होती है स्पेस, जो कंक्रीट का स्पेस है वो कम हो जाता है। उसके बाद हम फीलिंग करते हैं नेचुरल मटेरियल से, उसके बाद हम उसकी कंक्रीटिंग कर देते हैं जो पीसीसी बेड होता है। तो उससे क्या हो गया कि एक तो कॉस्ट कट हो गया, जो आरसीसी स्लैब था कॉस्ट कट हो गया, नंबर 1। दूसरी चीज़ है आरसीसी मटेरियल कम यूज हुआ और उसमें जो घड़ा है वो हमारा नेचुरल प्रोडक्ट है, मिट्टी का बना हुआ है, उसमें नेचुरल प्रोडक्ट यूज हुआ। इस तरीके से हम जितना नेचर के करीब जाएंगे, मतलब हम टोटली तो किसी बिल्डिंग को इको फ्रेंडली नहीं बना सकते, ठीक है, कहीं ना कहीं हम उसको यूज करेंगे, मटेरियल को यूज करना सीखेंगे, यूज करेंगे तो टोटली नहीं होगा, लेकिन जितना हम मैक्सिमम नेचुरल प्रोडक्ट के यूज जाएंगे, करीब जाएंगे, उतना इको फ्रेंडली बिल्डिंग कहलाएगी वो। देखा, ये एक चीज़ देखो कि ये सोच कि आप पूरी कंक्रीट को रिप्लेस करके छत के अंदर आपने घड़ा क्या है, मिट्टी, ठीक है, मिट्टी को पकाया हुआ उसको आधा करके आपने करके, एक तो उसका वेट कम हो गया, एक वो प्योर नेचुरल हो गई, ठीक है, मतलब और एस्थेटिक भी कम नहीं हुई। अगर आप अंदर से उस रूफ को देखोगे तो ग्रिड के बीच में एक छोटे छोटे डोम बने हुए हैं, छोटे छोटे डोम, उसको आप नीचे से पेंट कर दो, नेचुरल पेंट कर दो या नेचुरल ही रहने दो, घड़ा जिस कलर का होता है, तो एक देखोगे एक अलग ही फीचर दिख रहा है। मैं अभी इसी ब्यूटी ज्यादा आ गई उसमें। हाँ, कि आपको क्या लगता है सर कि सस्टेनेबल रहते हुए भी हम अपने विजुअल एस्थेटिक्स आर्किटेक्चर में मेंटेन कर सकते हैं? बिल्कुल रह सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, आर्किटेक्चर ना एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि जितने भी आर्किटेक्ट हैं सबको मौका मिलता है पढ़ने का, और किसी को कोई मना नहीं करता है कि ये मत पढ़ो वो मत पढ़ो, लाइब्रेरी में बैठो पढ़ते जाओ। जो जितना अपने को ओपन करेगा, जो जितना पढ़ाई करेगा, जो जितना रिसर्च करेगा, वो उतना ही अच्छा आर्किटेक्ट बनेगा, क्योंकि आर्किटेक्ट तो सब बनेंगे। देयर इज अ सर्टिफिकेशन सिस्टम, तो आर्किटेक्चर की डिग्री पूरा किया तो आर्किटेक्ट तो सब बनेंगे एट द एंड। लेकिन कितना अच्छा आर्किटेक्ट बना है, जो हमारे सामने जो लोग दिखते हैं, कुछ आर्किटेक्ट दिखते हैं वो इसलिए दिखते हैं क्योंकि वो अच्छा आर्किटेक्ट बने हैं। तो जितना वर्क आप इसके ऊपर करोगे उतना अच्छा आर्किटेक्ट भी बनोगे। अब दूसरा चीज़ ये है कि कुछ लोगों के मन में ये होता है कि अगर हम नेचुरल प्रोडक्ट को यूज करने लगे, तो नेचुरल प्रोडक्ट मतलब मिट्टी ले लो, मड ले लो, वो यूज करेंगे तो इंटीरियर में एस्थेटिक खत्म होने लगेगा। कुछ ऐसा मन में हो सकता है। जो घास फूस है उसको हम यूज करने लगेंगे तो फिर हम गांव वाले इफेक्ट में पहुंच जाएंगे। लेकिन वही बात आती है आर्ट एंड साइंस। आर्किटेक्चर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस, राइट। तो आपने मटेरियल नेचुरल उठाया, उसको आर्टिस्टिक वे में प्रेजेंट करो और साइंटिफिकली उसको टेक्नोलॉजी के साथ उसको यूज करो, तो हो गया। एस्थेटिक भी आएगा। आर्ट आपने यूज किया तो एस्थेटिक आया, और साइंस यूज किया टेक्नोलॉजी के साथ जो आपको चाहिए मेट्रो सिटी में, और जो आप नेचुरल प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, नेचर के साथ जोड़ रहे हो अपने को,
तो इको फ्रेंडली हो गया। लेकिन जब तक सोचोगे नहीं या हम सोचेंगे नहीं तब तक नहीं बन सकता। देखो ये कितनी बड़ी सोच है कि नॉर्मली प्रेशर में आके आर्किटेक्ट्स वगैरह एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। दिस इज ऑफ द पैटर्न। Yeah. This is not अच्छा, like- यहाँ पे एक चीज और बात ये है कि कुछ आर्किटेक्ट अगर करना भी चाहें अपने लेवल पे, क्योंकि हमारे आर्किटेक्चर में ढेर सारे कंपटीशन ट्रॉफी सिस्टम है, हडको ट्रॉफी और नारी गांधी ट्रॉफी, नासा कंपटीशन होते हैं। उसमें ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं कि लो कॉस्ट हाउसिंग है, ग्रीन आर्किटेक्चर है, एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग है, लेकिन ये सब सिर्फ किताबों में ही छोड़ के चले आते हैं आर्किटेक्ट। उसके 2-3 रीजन है। एक तो उनके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि ये सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। लेकिन कुछ उसमें से जो करना चाहते हैं, जब वो मार्केट में जॉब के लिए आते हैं, जॉब से ही स्टार्ट करेंगे, अचानक तो प्रैक्टिस करना शुरू नहीं करेंगे। जब वो जॉब में आते हैं तो मार्केट का सिस्टम ही अजीब सा हो गया है कि जो पैटर्न चल रहा है उसी पैटर्न में काम करो वरना यहाँ से जाओ। तो वो अपने टैलेंट का यूज भी नहीं कर पाते। लेकिन जब वही आर्किटेक्ट बड़े होते हैं, उनको एनवायरनमेंट मिलता है, तो वो कोशिश करते हैं कि हम ऐसा करें जो हमारे सामने कुछ आर्किटेक्ट निकल के आते हैं और आए हैं, राइट। मैं तो ये चीज़ है। एक चीज़ थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा इसके अंदर, जी क्योंकि मैं बहुत सारे आर्किटेक्ट्स वगैरह के साथ काम कर रहा हूँ। जी जी। और ये चीज़ बहुत ही, मैं ये कहूँगा कि बहुत ही कम आर्किटेक्ट्स के अंदर मैंने देखी है। जी। क्योंकि जैसे मैंने बोला, प्रेशर के अंदर आके वो लोग उस लीग से हट जाते हैं, वो एक स्टैंडर्ड करना शुरू कर देते हैं। कुछ आर्किटेक्ट्स ऐसे हैं आपके जैसे जो कि इन चीज़ों को आगे सोचते हैं कि भैया सस्टेनेबल क्या होगा, ग्रीन क्या होगा, प्रोडक्ट हम लोग क्या इसके अंदर डाल सकते हैं। इसी वजह से एज एन आर्किटेक्ट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये होनी चाहिए। वो अंडर प्रेशर काम करते रहो फॉर जॉब, फॉर सैलरी, अपने जीवन के लिए। लेकिन एट द एंड एज एन आर्किटेक्ट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जब मौका मिले तो ऐसा कुछ करो। इसीलिए तो आर्किटेक्ट्स लाइक यू आर टेकन अप एज अपार्ट, दे स्टैंड अपार्ट, राइट। कई आर्किटेक्ट्स को मैं जानता हूँ जिन्होंने लीग से हटके काम किए और आज उनका हिंदुस्तान के आर्किटेक्ट होने के बावजूद उनका डंका बोलता है। वो क्यों? क्योंकि लीग से हटे। राइट। आप उसी लीग को आप ब्रेक कर रहे हो। जी जी। ठीक है, उसी लीग को आप ब्रेक कर रहे हो, इसीलिए आपका नाम इंडस्ट्री के अंदर एक अलग रिस्पेक्ट से लिया जाता है। जी जी जी। सो ये एक बहुत मैं आई अप्रिशिएट दैट दिल से। थैंक यू। So, सर आपको क्या लगता है कि ये आर्किटेक्चर की कॉन्सेप्ट और कॉन्टेक्स्ट में सस्टेनेबिलिटी है क्या? मतलब हाउ डू यू डिफाइन सस्टेनेबिलिटी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्किटेक्चर? सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन आर्किटेक्चर, इको फ्रेंडली, ये सब जो है एक दूसरे के वो हैं, सिनोनिम्स हैं। ठीक है। इन आर्किटेक्चर यही मेन चीज़ यही है कि आप बिल्डिंग बनाओ लेकिन कंक्रीट का जंगल मत बनाओ। ठीक, आप मटेरियल यूज करो लेकिन पूरी दुनिया को ग्लास से ढक मत दो। ठीक है। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए ये वर्ड बनाया गया है कि आप सस्टेनेबिलिटी के साथ जुड़े रहो, ग्रीन आर्किटेक्चर के साथ जुड़े रहो, एनर्जी एफिशिएंट होनी चाहिए। इसके लिए जो गवर्नमेंट लेवल पे, अथॉरिटी लेवल पे जो आर्किटेक्ट बैठे हैं या जो सिस्टम बैठा है, उन लोगों ने इसके बारे में सोचा और पैनल बैठा के मीटिंग भी किया। उन लोगों ने कुछ बॉडी भी बनाई है, जैसे लीड एंड वेल सर्टिफाइड। अगर वो लोग लीड एंड वेल सर्टिफिकेशन मार्केट से हटा दें तो हम मटेरियल यूज करने वाले मनमानी ढंग से बहुत सारा कुछ भी यूज करते रहेंगे। वो तो उनका एक तरीके से कह लो कि डंडा पड़ा हुआ है, प्रेशर पड़ा हुआ है लीड एंड वेल का, ताकि कुछ लोग सुधर रहे हैं। बहुत सही बात, राइट, बहुत सही बात। लेकिन वो वर्ड जो आपने पूछा है कि व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबिलिटी, इको फ्रेंडली इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर, ये यही है कि वो हमारे अपने पैरामीटर्स थे ही कि आप बिल्डिंग बनाने जा रहे हो, बिल्डिंग बनाना कंक्रीट के जंगल मत बनाना, ग्लास से ढक मत देना। इन सब को ध्यान में रखते हुए ये सब वर्ड निकले। ये वर्ड इन सब चीज़ों को करने से रोकती है। लेकिन अगर आप अंडर प्रेशर
किसी सिस्टम के साथ बहे जा रहे हो तो फिर वही बोलते हैं ना कि कभी शीशे में खड़ा होकर देखो कि तुम आर्किटेक्ट हो तो कर क्या रहे हो और सोसाइटी को क्या दे रहे हो। जब आर्किटेक्चर में कुछ हम लिखते थे तो वहाँ पे हमने पढ़ा है कि आर्किटेक्चर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। ठीक है, जैसे आप मोहनजोदाड़ो देख लो, किसी भी जयपुर में चले जाओ, वहाँ का कलर कॉम्बिनेशन देख के बता देते हो कि इट्स बिलोंग टू जयपुर, मतलब राजस्थान, राइट। यूपी में जाके बता देते हो कि इट्स बिलोंग टू यूपी। तो इसी तरीके से वहाँ का आर्किटेक्चर देख के आप बता सकते हो कि वहाँ का सोसाइटी का रहन सहन कैसा है। कि जब आप सोचो कि जब आर्किटेक्चर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, तो आर्किटेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो बनती है। आप पूरे सोसाइटी को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही बड़ी हुई। तो लोग कैजुअली ले रहे हैं, लेने दो। कुछ की मजबूरी हो सकती है, कुछ का अंडर प्रेशर हो सकता है, कुछ की यही हो सकता है कि बस मुझे नौकरी करना है, कोई मतलब नहीं रखना है। लेकिन कुछ जो अच्छे आर्किटेक्ट हैं, जिनके अंदर से वो चीज़ निकलती है, जो पैरामीटर्स पर ध्यान दिए हैं, जो आप पूछ रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं उनके मन में रहता है और वो बड़े होके वो चीज़ रिटेन करने की कोशिश करते हैं। और उन्हीं की वजह से ये सब वर्ड हमारे आपके सामने सुनने को मिल रहा है। आप ये देखो कि आपने राजस्थान की बात करी, मैं थोड़ा सा इसके अंदर इनपुट दूंगा। इनफैक्ट हमारे प्रोडक्ट्स भी सारे कहते हैं ना, जब हम लोगों ने बात शुरू करी थी तो वी हैव नॉट इन्वेंटेड, वी हैव री इन्वेंटेड। क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे, ये पुराने जो आपके पैलेसेस हैं राजस्थान के, वहाँ पर यही था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने हमारे सिर्फ कल्चर को, आपने मोहनजोदारो की बात करी, हमारी कल्चर को उन्होंने इतनी बुरी तरह डैमेज किया है, खत्म किया है। देखो, इंडिया ब्रिटिशर्स के आने से पहले, मैं मुगल्स का नहीं बोलूंगा, ब्रिटिशर्स के आने से पहले हिंदुस्तान दुनिया की 30% जीडीपी होल्डर था, दुनिया का सबसे रईस मुल्क था। यहाँ तक कि आप ये देखो कि जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री थी, वो भी हिंदुस्तान से शुरू हुई थी। ये बहुत लोगों को मालूम नहीं है। आप ये देखो कि ये जो टेक्सचर वगैरह के जो काम है, या मीनाकारी के जितने काम होते थे, सारे हिंदुस्तान में शुरू हुए थे। आप ये देखो कि ब्रिटिशर्स ने हमारी एक इंडस वैली, उसकी जो लाइब्रेरी थी वो जलाई थी। उसमें इतनी किताबें थी कि 6 महीने तक वो लाइब्रेरी, वो नालंदा वो 6 महीने तक वो लाइब्रेरी जलती रही। हाँ, राइट। आप ये देखो कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था, वो दुनिया का सबसे बढ़िया एजुकेशन सिस्टम था। ठीक है, इन्होंने क्या दे दिया हमारे को? आज की डेट में मैं कह रहा हूँ हमारा एजुकेशन सिस्टम ही सबसे गलत है। क्यों? हम सिर्फ मार्क्स, सिर्फ परसेंटेज उसके ऊपर भाग रहे हैं। नॉलेज नहीं है। राइट। किसी भी चीज में नॉलेज नहीं है। हाँ, ये तो हमने, जैसे हम अपने बचपन में देख रहे थे, परसेंटेज लाने का जो प्रेशर होता है, और उस जैसे सिंपल सी बात है कि मैं पीसीएम का स्टूडेंट हूँ, साइन थीटा कॉस थीटा बहुत पढ़ा, ठीक, लेकिन आज मैं आर्किटेक्ट बना हूँ, एज एन आर्किटेक्ट ही सोसाइटी को सर्व कर रहा हूँ ना। बट इन आर्किटेक्चर बहुत रेयर केस में साइन थीटा कॉस थीटा यूज हो रहा है। तो समझ लो, देयर इज अ गैप। सी, जो हम बड़े होते हैं, जब हम फील्ड में आते हैं, तब हम इस चीज को रियलाइज करते हैं। करेक्ट। लेकिन जब समाज से उधर जुड़े हुए थे, तो हम इतने छोटे होते हैं कि हमको कुछ कंट्रोल नहीं है। तो वहां से कभी कभी फंसा हुआ बच्चा यहाँ तक पहुंच भी नहीं पाता है। समझ रहे हो, 100 निकले हैं वहां से, दौड़ भाग रहे हैं, उसमें से 10 पहुंच के फील किया कि हमने क्या क्या किया था, बाकी 90 तो उसी में भी पता ही नहीं, उसी अंदर उलझे हुए, उसी में उलझे हुए कि क्या सही है क्या गलत है। हमारे जो पुराना सिस्टम था, उसमें एक गुरु होता था, बच्चे को हर चीज सिखाई जाती थी। मतलब पढ़ाई, घुड़सवारी, वेपन, अपना क्या कहते हैं, सोसाइटी के नियम, हर चीज एक एक प्रोसेस होता था, और वो हर चीज सिखाई जाती थी। उसके बाद इन्होंने वो सिस्टम को स्क्रैप कर दिया। हमारे खान पान को इन्होंने खत्म कर दिया। हमारे क्या होता था, नीम की दातुन होती थी,
इन्होंने खत्म कर दिया, किसके ऊपर आपका पॉइंट है? ब्रिटिशर्स। यहाँ पे बस मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि जब तक ब्रिटिशर रहे तब तक रहे, ठीक, उनके जाने के बाद तो हम स्वतंत्र हो गए, चक्कर तो क्या ना, उसके वो बाद भी हम लैंडमार्क अपने बन गया। सिस्टम को सुधार सकते हैं, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मैं वो उसी पे मैं आ रहा हूँ। हाँ इन्होंने हमारे खान पीन को, जैसे हम लोग खाते थे देसी घी, हाँ कच्ची धानी, हाँ तिल, हाँ। ये सब तेल इस्तेमाल होते थे। अब तो हम वो लोग नहीं ज्वार मिलता है। खाते थे। मैं तो ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया हूँ कि शुद्ध देसी घी मिल जाए कभी। वो भी launch करेंगे। वो भी- लॉन्च करोगे? मैं उन लोगों को जानता हूँ, क्योंकि हाँ। मैं सबको, जितने भी लोग नेचुरल चीजें प्रमोट करते हैं, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। मैं आपको बताऊं, इन्होंने सब कुछ खत्म किया, लेकिन आज क्या हो रहा है? इतने साल तक हम लोग भी रिफाइंड इज अ पॉइजन, राइट। सबसे बड़ा जहर है वो। हाँ, इन्होंने क्या बोला कि ये कोलेस्ट्रॉल कम करता है। अरे कम नहीं करता, वो तो बढ़ाता है। मैंने आज 25 साल हो गए ये सब चीजें छोड़कर मैं नेचुरल चीजों की तरफ आ रहा हूँ, ऑर्गेनिक चीजों की तरफ आ रहा हूँ, वही खान पान हो रहा है। और सच बताऊं, हेल्थ के लिए बेटर है। राइट। अब हम लोग, मतलब एक चीज देखो कि ये चीजें दोबारा से लोगों को समझ में आ रही हैं कि भाई ये चीज गलत है। हमें अपनी नेचुरल जो हमारी रूट्स हैं उन पे वापस आए। उसमें लोगों को समझ में आ रही हैं, लेकिन मजबूरी भी है कि घी लेने के लिए राजस्थान के गांव में नहीं जा सकते, मॉल से ही खरीदेंगे। मॉल तक कोई पहुंचा दे शुद्ध देसी घी तो दे आर अग्री कि हम वहां से ले ले। आ रहे हैं, जैसे A2 गाय का जो घी है, वो लोग हैं मार्केट में आ गए हैं, वो लोग कर रहे हैं, लेकिन उनको परेशानी ये हो रही है कि वो काफी महंगा है। ये भी चीजें हैं, लेकिन फिर भी वो शुरू हो चुके हैं। आप एक चीज देखो ना, अब हमारे एक मित्र हैं, हमारे साथ शार्क टैंक में थे, उन्होंने कोल्ड प्रेस हाथ से बनाया हुआ आपका सरसों का तेल, बगीरा के नाम से शुरू किया। अच्छा। और ये देखो कि अभी उन्होंने जब राम मंदिर का हुआ ओपनिंग, तो सीता रसोई के लिए सारा जो ऑयल था उनके यहाँ से गया। अच्छा। और वो ऑयल जो है प्योर नेचुरल हाथ से निकला हुआ कोल्ड प्रेस का है। देखो ऐसी चीजें अब बढ़ रही हैं, लोगों को इन चीजों का आ रहा है। उसमें एक चीज दिक्कत ये होती है कि शुरुआत लोग करते हैं ऑर्गेनिक और ओरिजिनल से, ठीक है, लेकिन वो धीरे धीरे कॉमर्शियलाइज होने लगता है। तो देखो, और वहीं से वो लोग जो है, एक बात बताऊं, उसको चौपट कर देते हैं पूरा। अब जैसे मैं आपको बताऊं, बहुत लोग मैंने देखे हैं वो लड़ रहे हैं उस कमर्शियल मार्केट से के साथ में लड़ रहे हैं। नहीं, उन्हीं लोगों की वजह से तो बैलेंस है। अगर वो लोग मार्केट से या सोसाइटी से हट जाएं, जो फाइट करते हैं, पूरा डैमेज। अब एक चीज देखो, मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ कई बार हुआ है। हम लोग नेचुरल प्रोडक्ट हैं, पूरी दुनिया में इकलौते हैं, क्यों नहीं आ रहे लोग? मैं खुद इनवाइट करता हूँ कि भाई आओ, हम आपको बताते हैं कैसे बनाना है, लेकिन नहीं आते। क्यों? उनको कमर्शियल के अंदर पड़े रहना है। कमर्शियल के अंदर क्यों? क्योंकि मार्जिन ज्यादा है। राइट। नेचुरल प्रोडक्ट हमेशा महंगा पड़ता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी एलिमेंट्स होते हैं। केमिकल्स सस्ते होते हैं। मेरे को कई लोग यहाँ तक बोल देते हैं, साहब हमें तो कुछ सस्ता दे दो, मैंने कौन सा रहना है वहां पर। राइट। अब ये सोच को सुधारना बड़ा मुश्किल काम है। देखो, उनको आप सुधार सकते हो जो कि सुधरना चाहते हैं, जो कि चाहते हैं कि हम ग्रीन बिल्डिंग्स में रहें। क्योंकि सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, हम VOC की बात करते हैं। क्यों बात करते हैं VOC की? VOC एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से 80% लंग कैंसर हिंदुस्तान में हो रहे हैं। और आज की डेट में आपको बता दूं, कैंसर हिंदुस्तान में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और वो क्यों बढ़ रहा है? वो इसी वजह से बढ़ रहा है क्योंकि एक तो खान पान हमारा, केमिकल्स, हम लोग रह किस में रहे हैं? केमिकल्स। हम लोग सांस किस में ले रहे हैं? सारा केमिकल्स, धुआं, पॉल्यूशन, ये सब क्या है? इसकी वजह से आज की डेट में हेल्थ, हम मेडिसिन के ऊपर कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। एक चीज हमारे बिल्डिंग में और सबसे बड़ी इस समय का, इस दौर का जो है, ग्लास की बिल्डिंग। जहाँ मर्जी हमने ग्लास की क्लैडिंग कर दी। लोगों से पूछते हैं तो ग्लास क्यों दिया? तो नेचर से कनेक्ट करने के लिए।
मतलब सी थ्रू देखने के लिए। अंदर बैठे हैं लेकिन मजा बाहर का चाहिए, तो हमने पूरा ग्लास लगा दिया। अब ग्लास एक जगह प्रेजेंटेशन चल रहा था ग्लास का कि हम ये ग्लास करते हैं, वो है। तो जो ग्लास बिल्डिंग के ऊपर जो ग्लास की कलरिंग करते हैं उसका जो रिफ्लेक्शन पड़ता है, जो उससे हीट रिफ्लेक्ट होती है, किधर? आपकी बिल्डिंग के अंदर नहीं, आपने तो अपनी बिल्डिंग को बचा लिया है बाहर, और बिल्डिंग बचा के ग्रीन सर्टिफाइड करके दे दी, बेच दिया, राइट। लेकिन आपके बिल्डिंग का इफेक्ट जो रोड पे पड़ा है, जो एनवायरनमेंट में पड़ा है, उसका क्या? जो हीट वो कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, उससे जो ग्लोबल वार्मिंग जो तेजी से बढ़ती जा रही है, उसके इम्पैक्ट के बारे में तो नहीं सोचा। ये बस वही बात हो गई कि हमने अपनी बिल्डिंग बना दी, सर बाकी सब 100 पते की बात बोली है। बहुत अच्छे लोग प्रेजेंटेशन दे रहे थे। ताज, दिल्ली में भी ताज है ना, ताज होटल, तो उसमें प्रेजेंटेशन चल रहा था। हमसे कोई जबरदस्ती पूछा कि समवन इज देयर, एनीथिंग कैन आस्क, एनी क्वेश्चन, कुछ पूछो। हम तो चुप बैठे थे कि प्रेजेंटेशन अच्छा चल रहा है तो चलने दो। तो रहा नहीं गया, फिर हम उठे, उनको बोले तो कि आपने ग्लास बनाया, सब कुछ बनाया, लेकिन जो इसका रिफ्लेक्शन पड़ेगा और उससे जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी उसके बारे में क्या सोचा है। तो मतलब उन्होंने इग्नोर कर दिया, बोला कि हम अलग से मिल लेंगे। मैं आपको सेम चीज बताता हूँ, एक चीज और जो मैं काफी टाइम से नोट कर रहा हूँ। हम लोग आज की डेट में हमारी गवर्नमेंट्स वगैरह बात कर रही हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की, इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाँ, ठीक है, हाँ। चलो मैं एग्री करता हूँ जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल से एमिशन कम होता है, लेकिन क्या आपने ये सोचा कि वो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के अंदर जो आप थर्मल आपका कोयला यूज हो रहा है उसकी वजह से आपका कितना ज्यादा एमिशन बढ़ गया? क्या ये सोचा गया? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा गया। और जो कंपनियां, कुछ ही कंपनियां, मेरे को यहाँ तक भी पता है कि जिन्होंने हाइड्रो बेस शुरू किया है उनको आप सपोर्ट नहीं कर रहे। वही मेरा सजेशन था यहाँ पे कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा करनी है तो कोयला यूज करना छोड़ दो, विंड पावर इस्तेमाल करो, हाइड्रो इस्तेमाल करो। एमपी में मुझे देखने को मिला था, मैं रतलाम की तरफ गया था, तो वहाँ पे ये सब सिस्टम चल रहा है, तो इस तरीके की चीजें यूज करो भाई। वही तो सारी बात है ना कि आप एक, लेकिन वो है कि बढ़ावा दोगे, उस चीज को लेके आगे आओगे, जो लोग करना चाह रहे हैं उनको प्रमोट करोगे, तो फिर ये चीज आएगी निकल के। वही तो प्रॉब्लम है ना कि हम लोग एक चीज को सामने से प्रमोट करके विदाउट उसके चारों तरफ देखे हुए हम लोग काम कर रहे हैं। राइट। जैसे गिलास, बिल्डिंग तो हमने ग्रीन रेडी कर ली, रिफ्लेक्शन से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसका क्या? वही इलेक्ट्रिक व्हीकल आपने ले आए, आपने सब कुछ कर दिया, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि उस इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए जो कोयला इतना जलेगा, उसकी तरह उससे जो आपका होगा उसका क्या? राइट। फिर हम लोग ये देखते हैं कि हमने चलो नॉर्म्स तो बना दिए। मैं अब अपनी इंडस्ट्री की तरफ आ जाता हूँ। राइट। हमने पेंट वगैरह के लिए नॉर्म्स तो बना दी कि भाई मैक्सिमम 8% आपका VOC लेवल अलाउड है। कौन सी पेंट कंपनी ऐसी है हिंदुस्तान के अंदर जो कि 8% के नीचे हो? सब के सब लो VOC का मतलब भी 28 और 32 उनका हो रहा है। चेक करवा लो, कोई भी, हम लोगों ने टेस्ट करवाए, गवर्नमेंट की खुद की रिपोर्ट के हिसाब से ही ये सब काफी हाई एमिशन। लेड लेवल 9000 तक जा रहा है। व्हाट इज दिस? आप मतलब जहर दे रहे हो। लेड की वजह से कैंसर होते हैं। कैंसर का मेन कॉज वही है। गवर्नमेंट इसमें क्या कर रही है? अवेयरनेस कहाँ है? हमारा पर्पस ये है कि लोगों को इस चीज में अवेयर करें। राइट। और हम लोग इसीलिए सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स वगैरह की तरफ जा रहे हैं, ग्रीन प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हैं। क्यों? आगे चल के यही आपको बचाएंगे। राइट। करेक्ट। सिर्फ खाना पीना एक चीज नहीं है। हाँ। जो फ्यूम्स वगैरह निकलते हैं। हाँ। मैंने एक चीज और देखी है कि आजकल UPVC, प्लास्टिक, इन चीजों का इस्तेमाल हर चीज में हो रहा है। कवरिंग के अंदर, इसके अंदर, उसके अंदर। गर्मी के अंदर जब ये गर्म होते हैं तो इनके अंदर से फ्यूम्स उड़ती हैं। राइट। दैट इज ऑल्सो वेरी हार्मफुल। किसी को पड़ता ही नहीं।
जैसे मैं आपसे एक है कि पेंट में केमिकल यूज करते हैं, राइट। एक साइट पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था, बहुत बड़ी साइट थी। हमने उसमें ग्लास की ओपनिंग नहीं खोल ली या किसी से मिस्टेक हो गया, ग्लास बंद रहा और पेंट वेंट सब हो गया। उसमें 7 से 8 वर्कर जो है बेहोश हो गए वर्क करते करते। तो कुछ विंडो ओपन किए गए, लेकिन वो शायद पर्याप्त नहीं थे, क्योंकि ग्लास तो पूरा फिक्स है ना। कुछ जगह पे विंडो ओपन नहीं, नेचुरल, क्योंकि जब वो बिल्डिंग ऑपरेट नहीं थी तो उसमें ना एसी चल रहा है ना लाइट चल रहा है। एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन वो तो लेबर ही वर्कर ही वहाँ पे हैं। तो जब वो शीशा उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिला और ये जो पेंट वेंट के जो केमिकल के वो फ्यूम्स हैं, इसकी वजह से उनके हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ा। तो जो ये आपका टेक्सचर पेंट है, ये कितना इको फ्रेंडली है, इसके बारे में बताइए। देखो, हमारा इस फील्ड में आना ही सबसे बड़ी ये है कि हम लोगों ने मेरे पार्टनर इकबाल साहब, वो जब वापस आए थे, क्योंकि जितनी भी टेक्सचर कंपनीज हैं दुनिया में, सब के सब केमिकल्स यूज कर रहे हैं। जो लोग ये भी कहते हैं ना कि हम लाइन बेस्ड हैं, लाइन बेस्ड होना नेचुरल की निशानी नहीं है। ये मिसगाइडिंग स्टेटमेंट है, पहली बात। अच्छा, क्यों? लाइन जो है, उसको आपको बॉन्डिंग एजेंट चाहिए। तो आप क्या करते हो, उसमें 2 ही तरीके हैं। पहला तरीका, आप उसमें रेजिन्स मिलाओ, हार्डनेट मिलाओ, क्योंकि केमिकल्स हैं, केमिकल्स हैं। हाँ। दूसरा तरीका, आप उसमें सीमेंट डालो, अगेन केमिकल है। तो दोनों तरीके अगर आप उसके अंदर मिला के करते हो तो आप एक्चुअली में केमिकल ही इस्तेमाल कर रहे हो, आप नेचुरल हो ही नहीं। राइट। अब हम लोगों ने इसके ऊपर जितना हमने रिसर्च करी, जितना हमने इसके अंदर R&D करी, जो प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं, दिस इज, हम लोग इसको कहते हैं, लोग मेरे को कहते हैं टेक्सचर पेंट। तो मेरा उनको जवाब ये होता है कि प्लीज पेंट मत बोलो। ओके। मेरा सबसे पहले उनके साथ यही होता है कि इसको प्लीज पेंट मत बोलो, बिकॉज पेंट से ही तो हम लड़ रहे हैं। हम पेंट को ही तो खत्म करना चाह रहे हैं। जो ये हमारे टेक्सचर पेंट को टेक्सचर पेंट ना बोलो, टेक्सचर पेंट को पेंट मत बोलो। हम लोग इसको पॉलिश प्लास्टर कहते हैं। वैसे इसका सही नाम जो हम लोगों ने दिया है वो है मार्बलाइज लाइम प्लास्टर। ओके। अब ये क्यों? क्योंकि इसके अंदर मार्बल पाउडर है, राइट, लाइम है, ठीक है। लाइम के साथ में इंस्टेड जो रेजिन या फिर सीमेंट यूज करते हैं, उसके बदले हम मार्बल पाउडर यूज कर रहे हैं। ओके। अब मार्बल पाउडर, उसकी एक खासियत है कि वो एक बॉन्डिंग एजेंट है। स्ट्रेंथ, जो स्ट्रेंथ आपको चाहिए वो देगा मार्बल, क्योंकि लाइम की स्ट्रेंथ नहीं होती। ओके। अब ये पूरा हो जाता है क्या? कैल्शियम। आप इसको खा भी सकते हो। क्यों? ये कैल्शियम है, आपको नुकसान नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें केमिकल है ही नहीं। और जब आप इसको इस्तेमाल करते हो तो पानी, लाइम और मार्बल, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो एक मजबूत प्रोडक्ट बनाता है। लोग मेरे को कहते हैं कि जी इसकी लाइफ क्या है? तो मेरा उनको ये जवाब होता है कि भाई हम वारंटी तो आपको 5 से 10 साल की दे रहे हैं, लेकिन उसको फाड़ के फेंक दो। अच्छा। क्योंकि जब तक ये दीवार है तब तक ये रहेगा। क्यों? एग्जाम्पल है हमारे पैलेसेस। इसमें से कार्बन इमिशन का क्या कुछ है? इमिशन है ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर केमिकल ही नहीं है। केमिकल नहीं है। जब केमिकल है ही नहीं तो कार्बन इमिशन है ही नहीं। और हम लोगों ने इस चीज के लिए जो टेस्ट करवाए हैं ब्यूरो विस्टा से करवाए हैं, व्हिच इज द नंबर 1 लैब इन द वर्ल्ड। ओके। उन्होंने हमारे को सर्टिफाइड किया हुआ है। ओके, वेरी गुड। और हम लोग अपने सर्टिफिकेट जो हैं हर साइट पे हम सबमिट करते हैं। ओके। इस चीज की हम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं एज अ बिकॉज हम लोगों का पर्पस यही है। और आपके सामने मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारी इंडियन कोई भी कंपनी एक्सपोर्ट नहीं कर सकती, चाहे वो एशियन हो चाहे कोई भी हो, कोई भी एक्सपोर्ट नहीं करती। क्यों? बिकॉज उनके प्रोडक्ट्स में VOC लेवल्स इतने हाई हैं कि आपका यूरोप वगैरह। VOC लेवल, VOC का फुल फॉर्म बताइए। वॉलंटरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके। तो ये जो
फ्यूम्स वगैरह होते हैं, काफी सारी चीजों को मिला के मतलब ये उसी इसके अंदर काफी सारे राइट, दे आर डिफरेंट पैरामीटर्स ना कुछ डिफरेंट होंगे पैरामीटर्स वगैरह होते कि हैं। हाँ तो ये जो VOC लेवल्स होते हैं, आप यूरोप वगैरह के अंदर वहाँ पे स्ट्रिक्टनेस बहुत है, राइट। वहाँ पे 8% के ऊपर आपका लेवल हुआ तो आप रिजेक्ट, आप एंटर नहीं कर सकते। अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, हमारे प्रोडक्ट्स हम लोग ऑस्ट्रेलिया, दुबई, बांग्लादेश, हमारी बातचीत चल रही है यूरोप के अंदर भी, UK के अंदर भी, वहाँ पर भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट्स होना शुरू हो गया। यस, ओके, गुड। क्यों एक्सपोर्ट हो रहा है? बिकॉज 0 VOC सर्टिफिकेशन है। नहीं अच्छा है। और लास्ट ईयर हमारे को नवंबर में आर्किटेक्ट राजस्थान आर्किटेक्चरल फेस्टिवल में हमारे को अवार्ड मिला था एज अ यूनिक प्रोडक्ट। ओके। क्योंकि द आर्किटेक्ट्स आउट देयर, जो जूरी थी वो इतने हैरान हुए थे कि आपने एक ऐसा प्रोडक्ट बना दिया जिसमें VOC लेवल 0 है। और मैं आज इस फोरम में आपके सामने एक कमिटमेंट करना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि वी आर वर्किंग ऑन प्रोडक्ट्स। अभी तक तो हमारे प्रोडक्ट्स मतलब एक लेवल है, लोग कंपेयर करते हैं कि भाई आपका पेंट से बहुत महंगा है, तो सिर्फ मतलब हर जगह पे हमारी रीच नहीं हो पा। हाँ, वो टेक्सचर पेंट में ये है कि नॉर्मल पेंट से महंगा तो हाँ, नॉर्मल पेंट से महंगा है। हाँ। लेकिन अगर मैं उनको समझाता हूँ कि देखो पेंट आप एक बार करवाते हो, उसकी पहले तो वारंटी वगैरह नहीं है, और पेंट कंपनियां ही जो उसका देती हैं कि 3 साल के बाद लोग पेंट दोबारा करवाते हैं। तो आप अगर उस चीज को लेके चलो तो 10 साल के अंदर आप 3 बार करवा रहे हो, वहां पर भी हम सस्ते पड़ जाते हैं। लेकिन हम इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं कि हम कुछ प्रोडक्ट ऐसा बनाएं जो कि नॉर्मल मिडिल क्लास के लिए, एक नॉर्मल हाउस होल्ड के लिए, जिसकी की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इस रेट पे खरीद सके, हम उस रेट को ही कम करें। और उसको रेट कम पे, करने कॉस्ट का पे आपको थोड़ा वर्कआउट करना वी आर पड़ेगा। वर्किंग ऑन दैट कि हर कोई इस जहर से बचे, जिससे हम इसके इसेज को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि सिर्फ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वगैरह या फिर बड़े रईस लोग ही इसका फायदा उठाएं। बहुत जरूरी है। हम ये चाहते हैं कि एक आम आदमी भी इसका फायदा उठाए। राइट। दूसरी चीज, हम लोग इस चीज के ऊपर भी काम कर रहे हैं कि हम लोग 0 VOC पेंट लेकर आए। ओके, वी आर वर्किंग ऑन दैट आल्सो। हमारे ट्रायल्स वगैरह चल रहे हैं और काफी हद तक हम पेंट अगर आ जाता है हम लोग तो वही चाह रहे हैं, बहुत मतलब बड़ा एक फैक्टर होगा। यस, हमारी फ्लोरिंग ऑलरेडी आ चुकी है जो कि 0 VOC है, और वो भी मार्बलाइज्ड है। अब मैं आपको छोटी सी इस फ्लोरिंग का क्या नाम रखा है आपने, क्या मार्केट में? मार्बलाइज्ड फ्लोरिंग, मार्बलाइज्ड फ्लोरिंग प्लास्टर। क्योंकि चक्कर के ना अलग अलग नामों से लोगों को कंफ्यूज किया जाता है, नैनो फ्लोरिंग, ये फ्लोरिंग, वो फ्लोरिंग, लेकिन है क्या? इसका नाम है मार्बलाइज्ड फ्लोरिंग। फ्लोरिंग। इट्स वाटरप्रूफ, राइट? इट्स वाटरप्रूफ, इट्स स्क्रैच प्रूफ, इट्स मतलब इसके अंदर क्रैक भी नहीं आएगा और जॉइंट भी नहीं आएगा। जॉइंट भी नहीं। क्योंकि होता क्या है, आप जब नैनो फ्लोरिंग की बात करते हो, उसके अंदर नॉर्मली देखा गया है कि क्रैक्स वगैरह बहुत आते हैं। मैं एग्जांपल बता देता हूँ। DLF साइबर पार्क, राइट, वहाँ पर जो आपका ग्राउंड फ्लोर में आपका फूड कोर्ट है, उसकी आप फ्लोरिंग देखो, सब क्रैक आ गए। क्यों? क्योंकि जब आप फ्लोरिंग करते हो, उसके अंदर फ्लोरिंग के अंदर आपके है सीमेंट की एक वो थोड़ी सी कमी है कि वो केमिकल्स है उसके अंदर, तो वो सब्सट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है उसके अंदर। तो जो जैसे ही गर्मी आपकी बढ़ती है तो वो फैलना शुरू होता है, सर्दी होती है तो इसी वजह से क्रैक्स आते हैं। मार्बल जो एक प्रोडक्ट है, मार्बल एक बड़ा ठंडा प्रोडक्ट, बड़ा मजबूत प्रोडक्ट है। अब मैं आपको एक चीज थोड़ी सी और बता देता हूँ कि हम लोग मार्बल डस्ट नहीं लेते। कि होता है, लोग कहते हैं मैं मार्बल डस्ट जहाँ से आपकी क्वारीज हैं वहाँ पर उनके पास मार्बल डस्ट बड़ी होती है, हम लोग वो नहीं इस्तेमाल करते। फिर उसका रीजन क्या है? मार्बल डस्ट के अंदर नॉर्मल मिट्टी भी मिलेगी, राइट, उसमें गंद बला सब कुछ मिलेगा, इम्प्योरिटीज उसमें आ जाएंगी, उसके अंदर काफी आ जाएंगी। जहाँ पर इम्प्योरिटीज आ गई वहाँ पे आपकी प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं होगा।
पानी फिर गया। हाँ, प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं होगा। दूसरी चीज, हाँ। जो हम लाइम भी इस्तेमाल करते हैं, हम्म। वो लाइम भी हम लोग मार्केट से जो अवेलेबल है, जिसको कि 85% प्योर कहा जाता है, असल में वो 70% होता है। राइट राइट। हम लोग वो भी इस्तेमाल नहीं करते। हम लोग अपनी स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से जो लाइम है उसको 92% प्योरेस्ट फॉर्म डेवलप करवाते हैं। अब ये भी बता दो, कच्चा माल कहाँ से लाते हो? ये सब हमारा राजस्थान से आता है। राजस्थान से आता है? सब राजस्थान से। नेचुरल? नेचुरल। ओके। 92% के बाद वो जल जाता है। अच्छा। जहाँ पे आपका 93 हुआ, इट विल बर्न आउट। ये लाइम की एक क्वालिटी है। तो हम लोग 92%, और वो इतना प्योर होता है। आप नॉर्मली देखो, जो ये लाइम बेस कहते हैं, इनके ऊपर जब आप ट्रॉवल से आप काम कर रहे हो, जब आप शाइन देने के लिए ट्रॉवल इस्तेमाल करते हो, तो ब्लैक मार्क आ जाता है। वो ब्लैक मार्क क्यों आता है? क्योंकि वो ट्रॉवल से हीट प्रोड्यूस हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, और वो लाइम जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। वो जो लाइम है, वो इतना प्योर फॉर्म नहीं तो है, वो जल जाता है। वो जल जाता है। तो वो जो लाइन आती है वो उसकी वजह से आती है। हमारे प्रोडक्ट में ये सब नहीं होता। क्यों? क्योंकि इट्स अ प्योरेस्ट फॉर्म। राइट। और फिर उसके अंदर मार्बल मिला हुआ है। तो आप जितना उसको करोगे, जितना उसकी आप बॉन्डिंग अलग हो गई। हाँ। उसकी शाइन बढ़ती जाएगी। मैं आपको जो देखना चला, कैडिलैक के कोई सैंपल पड़े, हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर आप जितना ट्रैवल यूज करोगे, उतनी उसकी शाइन, नेचुरल शाइन निकल के आएगी। आपको बफिंग करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। मेन चीज, लोग शाइन कैसे निकालते हैं? बफिंग करके। हम लोग बफिंग भी नहीं करते। सिर्फ ट्रैवल से ही हम शाइन इतनी निकाल देते हैं कि आप ये देखो कि हमारा स्टुको जो प्रोडक्ट है, उसमें हम लोगों ने वर्ल्ड कप देखा है। अच्छा। दीवार पे टीवी से रिफ्लेक्शन, और वहां पे देख रहे हैं। अच्छा, वो इतनी शाइन है। ओके। आपको मैंने कैडिलैक जो ये प्रोडक्ट है, ये देखो, ये टेबल जो है, ये ना तो ये विनियर है, ना ये लैमिनेट है। ये कैडिलैक हमारा प्रोडक्ट है, जो कि हम लोग नॉर्मली बाथरूम्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मजबूत इतना है। ओके। आप इसके अंदर शाइन देखो। राइट। हम अपनी शक्ल देख सकते हैं इसके अंदर। राइट। तो ये चीजें जो सी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक बात होती है फ्लेक्सिबिलिटी की। नॉर्मली जब आप टेक्सचर वगैरह करते हैं, जो आर्टिफिशियल हैं, मतलब जो केमिकल बेस्ड हैं, उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि एक लिमिट तक उनको, जैसे मतलब आप इस्तेमाल जब कर रहे हो, आपने मिक्सिंग करी, जी, तो उसके 3-4 घंटे के अंदर आपको यूज करना है। उसके बाद वो पत्थर बन जाते हैं। राइट। खराब हो जाता है, क्योंकि आपने पानी मिलाया, तो वो खराब हो जाएगा। हमारे प्रोडक्ट जो हैं, इसको हमने इतना नेचुरल कर दिया हुआ है कि आपने जितना इस्तेमाल करना है आप करो, उसके बाद ढक्कन बंद करके रख दो। आप 10-15 दिन के बाद भी उसको जब खोलोगे, ना तो वो खराब हुआ होगा, ना उसकी कोई प्रॉपर्टीज खत्म हुई होंगी। आप उसको वहीं से उठा के दोबारा इस्तेमाल शुरू कर सकते हो। तो एक चीज ये है कि आप, जैसे आपने बताया कि कॉस्ट इसका महंगा होता है जनरली टेक्सचर पेंट का, नॉर्मल पेंट से, लेकिन इसके ऊपर आप काम कर रहे हो। पहली बात तो ये कि हम लोगों ने अपनी कॉस्टिंग जो है, वो इस तरीके से रखी है कि हम अपने मार्जिन्स बहुत ही लिंक करके, जो केमिकल वाले उन मार्केट में जो रेट है, उनको compete कर रहे हैं। उनको भी हम compete कर रहे हैं। ये देखिए, अब ये प्रोडक्ट नेचुरल मार्बल, आपका इसकी शाइन देखिए, हाथ लगा के देखिए कितना स्मूथ है। अब इसके ऊपर ना तो बफिंग हुई है, ये नेचुरल ट्रॉवल से ये किया गया, मार्बल लुक दे रहा है। और ये जो प्रोडक्ट निकल के आया है, ये मार्बल की प्रॉपर्टी है। इसको जितना ज्यादा आप रगड़ोगे ट्रैवल से, उतनी ज्यादा इसकी शाइन निकल के आएगी। टेक्सचर पेंट, राइट? हाँ। अगेन मार्बलाइज लाइम प्लास्टर, पेंट नहीं। राइट। ये देखो, ये इन चीजों की खासियत है, मार्बलाइज्ड लाइम प्लास्टर। हाँ। दूसरा, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये हम लोगों ने किया है, ठीक है, ये हमारा पॉलिश प्लास्टर है। इसको हमने पेपर के ऊपर किया। राइट। अब एक चीज देखो कि पेपर के ऊपर करने के बावजूद ना तो पेपर खराब हुआ, ना ये खराब हुआ, और ये इसकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है कि क्रैक नहीं हो रहा। राइट।
अगर आप किसी और चीज का लोगे तो वो क्रैक हो जाएगा। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, जो केमिकल बेस्ड टेक्सचर्स होते हैं, जब आप एक्सटीरियर में उनको करते हो, जी जी, इंटीरियर में तो पानी नहीं आ रहा, बचे हैं। हाँ हाँ, जब एक्सटीरियर में आप करते हो तो उनके अंदर जब पानी आता है तो वो फूल जाते हैं, ओके, क्योंकि केमिकल रिएक्शन होता है, वो फूलेगा और फट जाएगा। जी जी जी, नेचुरल प्रोडक्ट जब आप यूज कर रहे हो तो जब इसमें केमिकल है ही नहीं तो रिएक्शन क्या होगा? सही बात। तो ना तो ये फूलेगा ना कुछ और होगा, ये चिपका वैसे का वैसे रहेगा। तो नहीं, एक्सटीरियर टेक्सचर और इंटीरियर टेक्सचर में कुछ तो डिफरेंस होता थोड़ा होगा ना? फर्क है, नहीं, वेदर प्रूफ कैसे होएगा? थोड़ा फर्क होता है, फर्क होता है ना? उसमें मटेरियल के रेशियोज के अंदर फर्क होता है। राइट राइट, लेकिन बाहर भी कर रहे हो तो अगर पीछे से भी पानी आ जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो पैच बन जाता है, पैच गीला बन जाता है। गीलापन। हाँ तो जैसे ही पानी निकल जाता है उसमें से हाँ। तो नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल हो जाएगा। ये सबसे बड़ी खासियत है। और ये देखो कि हमने ये प्रोडक्ट्स आपके बाथरूम के लिए बना दिए, जहाँ पर डायरेक्ट पानी पड़ता ही रहेगा, जी, कुछ भी नहीं होगा। जी, तो ये चीजें जो हैं तो ये वाटरप्रूफ भी हुआ फिर? वाटरप्रूफ। देखो पहली बात तो ये कि मैं इसमें थोड़ा सा डिफर करूंगा, कोई भी चीज वाटरप्रूफ नहीं होती। फॉर अ टाइम बीइंग वाटरप्रूफ हो जाएगी, लेकिन हमेशा के लिए वाटरप्रूफ नहीं होती। ठीक है, इन प्रोडक्ट्स के लिए मैं कह सकता हूँ कि हमारे सारे प्रोडक्ट वाटर रिपेलेंट हैं। ओके, आप जितना सामने से जितना मर्जी पानी डाल लो, इनको कोई असर नहीं होगा। ओके, और अगर पीछे से सीपेज आती है उसके अंदर भी ये आपका सीपेज बढ़ने नहीं देंगे, ये फटेंगे नहीं, पपड़ी नहीं आएगा, फटेगा नहीं, कुछ नहीं आएगा। जब पानी निकल जाएगा सारा तो ये दोबारा से नॉर्मल हो जाएगा। जी जी, ओके, ये एक सबसे बड़ी चीज है जी। फिर हमारे प्रोडक्ट हैं विनीशियन, जो कि सेल्फ हीलिंग प्रोडक्ट है। सेल्फ हीलिंग प्रोडक्ट, हीलिंग प्रोडक्ट, हाँ। ये उसकी एक नेचुरल प्रॉपर्टी है। उसके अंदर अगर आपने स्क्रैच लग गया, पहली बात तो हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर स्क्रैच आता नहीं है, स्क्रैच लग भी गया तो वो अपने आप हील हो जाएगा। राइट, ये एक सबसे बड़ी खासियत है। आप ये देखो कि ये हमारा पर्लिन है, पर्लिन इज प्योर पर्ल। आपका सिपी पाउडर के अंदर कुछ हम लोग ऑयल्स वगैरह नेचुरल ऑयल्स यूज करते हैं इसको बनाने में। जी जी, अब ये कुर्सी का आपका पीछे से स्क्रैचेस पड़े, अब देखने में कोई कहेगा कि ये तो गया, ये तो ठीक नहीं हो सकता, जबकि फैक्ट ये है कि हम लोग सिर्फ हल्का डंप वाटर से कपड़ा हल्का सा डंप करके, दिखाना जरा मेरे को, मैं करके आपको दिखाता हूँ। हल्का सा डंप वाटर से हम इसको वाइप कर सकते हैं, इसको साफ हो गया। एक चीज और मैं आपको बताऊं, अभी तक हम बात कर रहे थे सिर्फ VOC की। बाय द वे दिस प्रोडक्ट इज 0 VOC, 0 lead, ओके, 0 odor, एंटी स्टैटिक, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल। ओके, वेरी गुड। और इन सब चीजों का हम लोगों ने टेस्ट जो है वो, आप ये देखो सबसे मुश्किल मार्केट जो है, देखो इसके अंदर क्या हमने कुछ इस्तेमाल किया, नॉर्मल धोती है ये गीली करके बारीक, और ये देखो ना तो हमारा टेक्सचर खराब हुआ ना कुछ और हुआ। जी जी, नॉर्मली क्या होता है ना, ये कहते हैं कि भाई वॉशेबल है, जब आप मारते हो तो अंदर का सारा निकल आता है, वाइट हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, कुछ नहीं हुआ इस पे। और जबकि ये जो प्रोडक्ट है ये हमारा इट्स लाइक अ लिक्विड प्रोडक्ट। इनकी तो बात ही छोड़ दो, वाटर बेस ही है ना ये? वाटर बेस, वाटर बेस, ऑल प्रोडक्ट्स आर वाटर बेस। अब इसकी मैं बात कर रहा था आपको, जो जितने भी नॉर्मल पेंट्स वगैरह होते हैं, इनके अंदर मतलब गोवा वगैरह में आप जाओ तो इस पे काई जम जाती है, काई फंगस, हाँ, ठीक है। हाँ। और वहाँ पे लोग हर 3-4 तो महीने के ज्यादा बाद, जनरली एक्सटीरियर वाले पार्ट में हाँ, आपको मिलेगा देखने हाँ, को। हाँ, हम लोगों ने अपना प्रोडक्ट गोवा में टेस्ट किया, और आप यकीन नहीं करोगे आज की डेट में गोवा के अंदर हमारा प्रोडक्ट इतना चल रहा है एक्सटीरियर में, क्योंकि इसके ऊपर फंगल बैक्टीरिया किसी का असर नहीं है। ओके, क्योंकि नेचुरल है ना, नेचुरल है, नेचुरल के ऊपर कुछ उगेगा ही नहीं। जहाँ पर आपका केमिकल आएगा, जहाँ पे उसको वो ग्रोथ पानी की दिखाई देगी या मिट्टी की वो चीजें दिखाई देंगी, वो
निकलेगा, फंगस अच्छा। निकलेगी, इसके ऊपर कुछ नहीं होगा। ओके। ये सबसे बड़ी खासियत है। आज हमारा जो ये एक्सपीरियंस तो बढ़िया है कि फंगस इसके ऊपर नहीं लगेगा। बल्कि आपको मैं एक चीज बताऊं कि जो आपके नहीं तो हॉस्पिटल पैचेज आ जाते होंगे ना, एक्सटीरियर में भद्दा दिखने लगता होगा पूरा। हाँ, हाँ, इसको नहीं आएगा। नहीं आएगा। आपको एक चीज बताऊं कि हॉस्पिटल्स वगैरह के अंदर हाँ। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे क्या होता है कि आपको जीरो लेड और एंटीस्टैटिक ये दो प्रॉपर्टीज चाहिए होती हैं। जी जी। जो मैंने हिंदुस्तान में नोट किया है कि यहाँ पे हॉस्पिटल्स के अंदर एपॉक्सी यूज कर रहे हैं। एपॉक्सी, हाँ। अब एपॉक्सी जो है वो तो केमिकल है, पूरी तरह बहुत से ही बहुत हाई केमिकल्स हैं और VOC लेवल्स बहुत हाई हैं। माना उसको साफ करना आसान है, लेकिन आप लोगों की हेल्थ से तो खेल रहे हो, तो वो ग्रीन प्रोडक्ट तो हो नहीं, नहीं सकता। एपॉक्सी तो काफी जनरली यूज हो रहा है मार्केट में, स्टोर एरिया में, फ्लोरिंग में, OT में। तो हम ये भी बताना चाहेंगे कि ये प्रोडक्ट्स जो से हैं ये एपॉक्सी को पूरी तरह रिप्लेस कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें कोई VOC नहीं है, कोई लेड नहीं है, कोई बैक्टीरियल वो नहीं है, फंगस नहीं है, प्रूफ है एकदम। तो इन केस ऑफ हॉस्पिटल जो है ये इंटीरियर में और अच्छे से यूज कर सकते और अच्छे से यूज कर सकते हैं। हैं। राइट। सबसे बड़ी बात तो ये आ जाती है। अभी हम लोग एक प्रोडक्ट के ऊपर और भी काम कर रहे हैं, दैट इज आपका एकॉस्टिक पेंट। अकोस्टिक पेंट। अब एकॉस्टिक पेंट जो है दुनिया के अंदर एक ऐसा पूरे यूरोप अमेरिका वगैरह के अंदर बैन है। वहाँ आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि VOC लेवल्स बहुत हाई हैं। वो इतने हाई हैं कि जो एप्लीकेटर एपॉक्सी पेंट कर रहा होता है, एपॉक्सी पेंट का मतलब क्या होता है कि साउंड एनिमेशंस के लिए जो कर रहा होता है उसको PPE किट पहननी पड़ती है, डबल मास्क लगाने पड़ते हैं और उसके बाद वो घंटे 2 घंटे के बाद। नहीं, एपॉक्सी के लिए बता रहे हो या जो अकोस्टिक पेंट होता है उसके लिए? अकोस्टिक पेंट के लिए। उसके अंदर भी जब वो इस्तेमाल करता है गन वगैरह, उसके फ्यूम्स इतने हाई होते हैं, इतना ज्यादा टॉक्सिक होता है वो, इतने उसका VOC लेवल इतना हाई है कि 2 घंटे के बाद वो ऐसे होता है जैसे पता नहीं ही इज लाइक ड्रंक। उसके बाद ही हैज टू फेफड़े उनके खत्म हो जाते हैं। आपने अकोस्टिक पेंट कहीं यूज किया इधर? सीलिंग अकोस्टिक पेंट? नहीं। सीलिंग अकोस्टिक पेंट जनरली वो फोम टाइप का होता है, राइट? मैं उसी की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो वो आप जो उसके ऊपर भी वर्क कर रहे हैं। हम उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं कि हम लोग कुछ ऐसा प्रोडक्ट लेकर आए जो कि बिल्कुल ही नेचुरल हो। उसके ऊपर काम चल रहा है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान में ये जितने भी एकोस्टिक पेंट जो हो रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली किसी को भी इनके टेस्ट नहीं मालूम। जो TDS में लिखा होता है आर्किटेक्ट वही मान लेता है और 6 उसके अंदर लिखा हुआ अपना उसको हमने 6 मान लिया। ठीक है, 6 NRC, 7 NRC, 8 NRC हमने मान लिया। क्या आपने उसको लेबोरेटरी में चेक करवाया? ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं। बस जो बाहर की कंपनियों ने कह दिया, जो तुर्की और इधर उधर की कंपनियां हैं, ये 2-3 कंपनियां बनाती हैं, वो यहाँ पर आते हैं, करते हैं काम, उन्होंने जो कह दिया वो मान लिया, लेकिन अच्छी बात है। सही नहीं। अकोस्टिक सीलिंग पेंट के ऊपर भी काम कर रहे हो तो अच्छी बात है। हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं क्योंकि जनरली हम लोग कॉर्पोरेट ऑफिस में बहुत जो एक्सपोज्ड सीलिंग है, जहाँ पे पब्लिक नंबर ऑफ पब्लिक ज़्यादा है, उसको हम वहाँ पे यूज कर रहे हैं अकोस्टिक पेंट को, ताकि इको ना हो। और उसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि उसके अंदर जो आपका साउंड लेवल है वो ट्रांसफर ना हो। राइट। अब प्रॉब्लम यह है कि वो करने के लिए अभी तक कोई सोल्यूशन और है ही नहीं। अभी तक सोल्यूशन ये है कि एकोस्टिक वो कर दो। सोल्यूशन तो वही है आजकल के नॉर्मल प्रैक्टिस में। हाँ, कि वो 25 mm थिक का लगा लो या थोड़ी सी और थिकनेस बढ़ा लो। हाँ। लेकिन है वही। लेकिन वो कितना डेंजरस है। हम लोगों ने उसी के ऊपर काम करना शुरू किया है। जब इस पे काम करना शुरू किया तो मैंने ब्यूरो विस्टा भी पता किया कि भाई आपका टेस्ट वगैरह हम लोग इसका करवाना चाहते हैं। तो उनका जवाब मेरे को ये था कि हम लोग टेस्ट तो कर देंगे लेकिन सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, क्योंकि किस चीज का सर्टिफिकेट नहीं दे सकते? टेस्ट रिपोर्ट।
तो फिर टेस्ट कैसा होगा? वो यही तो हाँ। कहते हैं, टेस्ट रिपोर्ट जो है वो हमारे फ्रांस से आएगा। हम्म वहां से वो लोग आएंगे, वो आके यहाँ पे टेस्ट करेंगे, रिपोर्ट वही दे सकते हैं, सर्टिफिकेट आपको रिटर्न में वही दे सकते हैं। ओके। मैंने कहा ये तो बड़ी अजीब सी बात है, यानी कि यहाँ जितनी भी कंपनीज हैं किसी के पास एक्चुअल टेस्ट रिपोर्ट तो है ही नहीं। राइट। आप करवा रहे हो, आप अपनी साइट में देखना कि जहाँ पर भी कहीं भी ऐसा कुछ हो रहा है, आप करने तो वाली आप इसके एजेंसी से ऊपर जल्दी से जल्दी काम करो ताकि वो प्रोडक्ट मेरे पास आए और मैं उसको यूज कर पाऊँ, और ताकि लगे कि वो नेचुरल प्रोडक्ट। सर हमारा जब ये काम होगा ना तो बिना पीपी किट के होगा, हाँ। बिना मास्क लगाए होगा, और आप वहां पे बैठ के खाना खा सकते हैं, क्योंकि जीरो ओडर होगा, कोई लेड नहीं होगा उसके अंदर, कोई केमिकल नहीं होगा, नेचुरल प्रोडक्ट होगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि हमारे को जब हमने ये सब चीजें करी तो कोई हमारे को इस चीज का जवाब नहीं दे पाया, और फाइनली हमारे को पता चला कि सिर्फ एक एजेंसी है हिंदुस्तान में जो इस तरह के टेस्ट करती है, और वो है दूरदर्शन। हाँ, जब आप इसके पीछे लगे हो तो जरूर वो चीज मिलेगा, आपको सफलता भी मिलेगी। मतलब आप हैरान हो जाओगे, सिर्फ दूरदर्शन एक ऐसी, दूरदर्शन जो हमारा टीवी नेटवर्क है गवर्नमेंट का, हाँ। वो लोग, उनकी लैब है, हाँ। सिर्फ वो इसके एक्चुअल टेस्ट करते हैं, और कोई हिंदुस्तान में ऐसी बॉडी है ही नहीं जो इस चीज का टेस्ट करती है। क्यों ये रुड़की के लैब में सब मेटेरियल टेस्टिंग होती? आपका जो एकॉस्टिक वगैरह का है, साउंड प्रूफिंग का, वो नहीं होता। हम लोगों ने इस पे पिछले 1.5 साल से हम इसके पीछे लगे हुए, क्योंकि मुझे जब से मैंने एक साइट पे मैं मतलब हम लोग टेक्सचर कर रहे थे तो वहां पर ये काम हो रहा था, तो वहां पे मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो गई थी। तो वहां से आपको आइडिया आया, वहां से मुझे ये आइडिया आया इसको भी बदलेंगे, इसको बदलना है, क्योंकि वो ब्रीदिंग मेरे को इतनी हैवी हो गई थी कि मैं सांस नहीं ले पा रहा था, मेरी आंखें एकदम ऐसे हो गई थी जैसे बल्ज आउट हो गई हों। वो इतना खतरनाक मंजर था मेरे खुद के लिए। तो मैंने तब इकबाल भाई से बात वो अगर आप देखो साइट पे, रनिंग साइट पे जब कंस्ट्रक्शन चलता रहता है, पेंट वेंट जब होता है, तो अंदर जाते ही लोग नाक बंद कर करके इधर उधर, हम तो जाते हैं तो नाक बंद करके हम देखते हैं और रुमाल डाल के फिर उसके बाद फटाफट निकलने की कोशिश करते हैं, इतना उसके अंदर सफोकेशन होता है। सर आपने कभी हमारी साइटों पे देखा होगा जब टेक्सचर हो रहा होता है, आपको ना तो नाक कवर करने की जरूरत होती है ना कुछ और। वो क्यों? क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट है। राइट। तो हम लोग, तो ऐसी चीजें आनी चाहिए मार्केट में धीरे धीरे। हम तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, एआरआर कोड इन सब चीजों को, और मार्केट में प्रोडक्ट रहेगा तो हम आर्किटेक्ट उसको यूज भी कर पाएंगे। सर इससे से रिलेटेड एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ बताइए। अभी हमने डिसएडवांटेजेस की तो बात कर ली। जी। But what do you think? What are the long-term benefits of using sustainable materials in the construction industry? Both from it's a question for both of you, both from material perspective and an architectural POV as well. तो आपको क्या लगता है कि क्या long-term benefits होते हैं sustainable materials use करने के constructing a building? नहीं, आपने पूछा कि सस्टेनेबल मटेरियल यूज करने का लॉन्ग टर्म फायदा क्या है। बिल्कुल। लेकिन ये तो सवाल मतलब वो है ना कि अगर सस्टेनेबल मटेरियल है तो सस्टेनेबिलिटी आएगी ही। बिल्कुल। राइट। तो अगर आप जितना अधिक से अधिक सस्टेनेबल मटेरियल यूज करो, बिल्डिंग उतना सस्टेनेबल होगा, सस्टेनेबिलिटी इतनी बढ़ेगी। ठीक है, वो तो सस्टेनेबिलिटी की खुद की अपनी मीनिंग है। राइट। अब ये पूछ सकते हो आप कि ऐसे कौन कौन से मटेरियल हैं और कहाँ कहाँ हम इसको मतलब यूज करके हम सस्टेनेबिलिटी, इको फ्रेंडली, इन सब चीज़ों को हम बढ़ा सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको एक बताया, रूफ सिस्टम का हमने एक एग्जांपल लिया था। दूसरा एक सिस्टम मेरे दिमाग में आ रहा है कि जैसे ब्रिक वॉल, कोई भी बिल्डिंग बनेगी बिना ब्रिक वॉल के तो बनेगी नहीं। ठीक। अब उस ब्रिक वॉल को बनाने के लिए तरह तरह के मटेरियल आ गए हैं। जैसे अगर आप वो मिट्टी वाला ब्रिक यूज करो जो नॉर्मल हर सिटी में मिलती है, वो छोटी वाली जो ब्रिक है रेड कलर की, तो वो भी तो है नेचुरल प्रोडक्ट ही, मिट्टी से ही बनता है। ठीक। लेकिन उसका सिर्फ एक डिसएडवांटेज ये है कि जो उसको बनाते समय जब वो भट्ठी में बनता है तो उससे जो कार्बन इमिशन होता है
मिट्टी से बनता है, प्रोसेसिंग सब नेचुरल है, ईच एंड एवरीथिंग इट्स ए इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। लेकिन उसको बनाने के लिए जब उसको पकाया जाता है, चुनार में बहुत सारे भट्ठे हैं, उससे जो निकलता है गैस, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वो उसका माइनस पॉइंट वही है। वाली बात हो गई इलेक्ट्रिक कार वाली। हाँ, वो उसका माइनस पॉइंट है। मतलब नेचुरल प्रोडक्ट तो बनाया, लेकिन उससे जो एनवायरनमेंट में है उसके बारे में सोचना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको बंद करो, उसके बारे में सोचना चाहिए। चाहे हम आर्किटेक्ट सोच लें प्रोडक्ट के लेवल पे, चाहे साइंटिस्ट सोच लें अपने रिसर्च के लेवल पे, ठीक है। अब दूसरा चीज़ ये है कि उसी ब्रिक को यूज करने के तरीके हैं। हमारे आर्किटेक्चर में पढ़ाया जाता है डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड। तो मैंने वो जो एक बिल्डिंग में जो हमने काम किया था, झज्जर वाली जो बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट बिल्डिंग की जो बात कर रहा था, उसमें हमने रैट ट्रैप बॉन्ड का यूज किया था। रैट ट्रैप बॉन्ड ये होता है कि जैसे ब्रिक को हम इस तरीके से उसकी सजाते हैं, उसके बीच में गैप, एयर गैप रह जाते हैं। एयर गैप आने का मतलब ही क्या हुआ? इंसुलेशन, राइट। अगर अंदर ठंडक है तो उसकी ठंडक बाहर नहीं जाएगी। अगर अंदर ठंडी के विंटर के मौसम में उसके अंदर का वेदर जो है हॉट है, वार्म है, तो वो वार्मनेस खत्म नहीं होगी, ठीक है। तो उससे क्या फायदा हुआ आपको कि मतलब वो एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग बना रहे हो एक तरीके से। तो उसी ब्रिक को इस्तेमाल, मैंने मटेरियल नहीं चेंज किया, हमने तरीका चेंज किया। अभी मटेरियल पे हम आ सकते हैं। मटेरियल है वही ब्रिक, नेचुरल प्रोडक्ट है, उसका एक डिसएडवांटेज हमने बता दिया, लेकिन उसको यूज कर रहे हैं रैट ट्रैप बॉन्ड में, जिससे वो एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग बन जा रही है, एनर्जी को सेव कर रही है, ठीक है। सर ने ये जो पॉइंट उठाया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं इसका बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूँ। हाँ, मैं उदयपुर में, सॉरी जोधपुर में उम्मेद भवन पैलेस गया। दैट्स अ पीस ऑफ आर्किटेक्चर, मार्वल। उस पैलेस में उसको बने हो कम से कम 400 साल हो चुके हैं। जी जी। अभी वो आधा महाराजा के पास है और आधा आईटीसी का होटल है। उसकी खासियत ये कि वहां पर एक्चुअल में कोई एयर कंडीशन नहीं है। वहां पे जिस तरीके से वो बनाया गया है, जी जी, उसके अंदर हवा आती है और हवा अंदर क्योंकि घूम रही है तो वो ठंडी हो जाती है, क्योंकि उसकी जो विड्थ है वो काफी है। जी जी जी। तो वो नेचुरल एयर कंडीशनिंग उसके अंदर भी है। जी। अब ब्रिक की बात आती है, मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और बता सकता हूँ। ब्रिक मतलब वॉल हमें बनाना है, उस नेचुरल जो अभी जो नॉर्मल ब्रिक रेड वाली चलती है, उसके अलावा भी डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल से आप ब्रिक बना सकते हो। ढूंढो, मटेरियल डिपार्टमेंट जो है, हमारी जो मटेरियल लैब है, नेचुरल प्रोडक्ट को कंप्रेस करके डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रिक्स बनाए जा सकते हैं जो नेचर के करीब हो। तो मैं उसी पे आ रहा था। जैसे एक आजकल ऐश से बनता है, हाँ, ऐश ब्रिक बोलते हैं उसको। वो लाइट वेट होता है, इको फ्रेंडली होता है, मजबूती भी उतनी ही अच्छी है उसकी। उसके बाद दूसरी चीज है कि जैसे प्लास्टिक के बोतल का कोई सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है ना, जो हमारे रिवर को गंदगी कर रही है, शहर को गंदी कर रही है, तो उसको रिसाइकल करके कंप्रेस करके हम उसको ब्रिक बना सकते हैं, उसको बनाया जा सकता है। मतलब एक आइडियाज हो सकता है। जैसे वो कहते हैं कि प्लास्टिक को हम कंप्रेस करके रोड बनाते जा रहे हैं, सिर्फ इतना वो नहीं है कि सिर्फ प्लास्टिक को कंप्रेस करके ही रोड बना रहे होंगे, उसको कंपोजिट मतलब कंपोज कर रहे होंगे, कंपोजिट मटेरियल रहता होगा, मतलब एक दो मटेरियल को मिक्स करके कंप्रेस करते हैं, उसके बाद फिर ब्रिक बनाते होंगे। तो ये आइडियाज हैं ऐसे कि जैसे गांव में एक पुआल होता है, धान कटाई करने के बाद जो पुआल होता है उसको कंप्रेस करो, उसको कंप्रेस करके भूसा कुछ बोलते हैं वर्ड, भूसा होता है जिससे गांव में छप्पर बनता है। उन सब मटेरियल को, ये सारे नेचुरल प्रोडक्ट हैं, उन सब को कट करके जैसे बोर्ड बनाते हो ना, ये बोर्ड क्या है? चिपिंग है, कंप्रेस है, पार्टिकल बोर्ड है। उसी तरीके से वो सारे नेचुरल प्रोडक्ट को इकट्ठा करके कंप्रेस करो, उसका एक कॉम्बिनेशन बनाओ और ब्रिक बनाओ, यूज करो। और जो हमारी बिल्डिंग होती है वो तो क्या होती है? स्ट्रक्चर वाली बिल्डिंग होती है। वॉल तो उससे ज्यादा मैटर नहीं करता, वॉल तो सिर्फ पार्टीशन देने के लिए होता है। तो सारे जो वॉल हैं वो इस ब्रिक से यूज करके बनाओ। अभी कुछ टाइम पहले हमारी एक क्लाइंट के साथ बातचीत हो रही थी। जी जी। तो जो नेचुरल ऐश है, हाँ,
साउथ में ज़्यादा वही इस्तेमाल होती है, नॉर्थ में ब्रिक इस्तेमाल होती है। हाँ राइट। तो नेचुरल अब धीरे धीरे नॉर्थ में भी यूज नॉर्थ होने में भी लगा आ है, रही है। बड़ी बड़ी कॉमर्शियल बिल्डिंग में। अभी थोड़े दिन पहले हमारी बात हो रही थी, तो एक क्लाइंट थे, उनसे डिस्कशंस वगैरह हो रही थी कि भाई कैसे कर सकते हैं या क्या करना है। तो उनको मैंने सजेस्ट किया, मैंने कहा आप एक काम करो, उनकी रिक्वायरमेंट कुछ और ही थी और उनको मैंने कुछ सजेशन दिया। वो चाहते थे कि घर अंदर से ठंडा रहे, बाहर और अंदर के अंदर। तो उनको मैंने सजेशन ये दी थी, मैंने कहा आप 5 mm की ब्रिक, ये ऐश जो सी है उसको लो, 5 mm इधर 5 mm इधर और बीच में एम्प्टी एयर गैप, चाहे तो जिससे वो air gap इंसुलेट रखो करेगी उस। और चाहे उसके अंदर ग्लास फुल डालो। राइट। और उसकी आप बनाओ। मैंने कहा मेरा टाइम टेस्टेड ये जो सा है, हम कर चुके हैं ये, बाहर और अंदर के टेम्परेचर के अंदर कम से कम 10 डिग्री का फर्क। ओके, ये वो इंसुलेट हो गई, इंसुलेट हो गया। हाँ, इंसुलेट। दूसरी चीज जो आप नेचुरल ऐश की एक और खासियत है, ब्रिक के अंदर क्या है कि जो मसाला हम लगाते हैं उसको कवर करने बस के वही लिए चीज वो ज्यादा लगता है। नेचुरल ऐश की क्योंकि ये स्मूथ होती है, उसके अंदर मसाला भी आपका कम लगता है। राइट। और स्मूथनेस ज्यादा आती है। जी। और वो स्मूथनेस ज्यादा आने की वजह से आपका पीओपी जब आप करते हो तो वो भी आपका पनिंग कम लगती है। राइट। तो ये मल्टीपल फायदे हैं। राइट। एक फायदा नहीं, मल्टीपल फायदे हैं। लेकिन मेरे को आपकी एक चीज सजेशन बहुत अच्छी लगी, जो धान का जो भूसा होता है उसको कंप्रेस करके, ये एक बहुत ही, अगर इसको इस्तेमाल किया जाए, आइडियाज ही प्रोडक्ट में डेवलप होते हैं, कन्वर्ट होते हैं। इट्स अ वेरी गुड आइडिया। तो बल्कि हम इसको भी हम आगे प्रमोट करेंगे। बिल्कुल प्रमोट करना चाहिए कि भाई लोग इस चीज को सोचें इस बारे में। बिल्कुल जी। तो जितना नेचुरल चीजों की तरफ और मैं वही कहा ना कि जैसे आप कह सकते हो कि यार पुआल तो इट्स वेरी चीप प्रोडक्ट, ठीक है, मान गया, गांव का प्रोडक्ट है, मान गया। लेकिन मैंने बताया ना कि आर्किटेक्चर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस। तो उस प्रोडक्ट को लाओ, यूज करो इन सब के थ्रू, आर्ट, साइंस, आर्किटेक्चर, साइंटिफिकली यूज करो। इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया, इट्स अ ब्रिलियंट एक ऐसी चीज जो कि रोशनाई हो सकती है। जब वो नेचुरली हमारे सामने होता है ना, तब हम देखते हैं कि इट्स अ चीप मटेरियल। जब हम उसको टेक्नोलॉजी, आर्टिस्टिक, एस्थेटिकली, आर्किटेक्चरली बैकग्राउंड के साथ जब हम प्रेजेंट करेंगे ना, तो इट विल कम अप विद डिफरेंट इन डिफरेंट फैशन कि हाँ ये अब ब्रिक लगा, पुआल तो दिख नहीं रहा है ना। सीरियसली मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि आगे चल के हम जब कंस्ट्रक्शन वगैरह की तरफ देखें तो आई विल सजेस्ट पीपल टू यूज दिस थिंग। बिल्कुल। तो ये इससे क्या होगा कि हम नेचर, सिंपल सी बात है, हम आपने जो सवाल पूछा है उसका सिर्फ यही एक ही मतलब है कि जीरो तो नहीं कर सकते, लेकिन जितना नेचर के करीब जाओगे, जितना नेचर से जोड़ोगे, उतना ही इको फ्रेंडली बिल्डिंग, ग्रीन बिल्डिंग, सस्टेनेबल बिल्डिंग हम बना पाएंगे। और उतना ही हम लाइफ ज्यादा होगी, हेल्थ पे इम्पैक्ट उसका खराब नहीं पड़ेगा और हेल्दी वेल्दी सब कुछ होगा। वो या तो दवाइयों पे खर्च कर लो या फिर हेल्दी लाइफस्टाइल पे। राइट सर। हमने तो अपने आर्किटेक्चर में कुछ ऐसी भी चीजें देखी हैं कि लो कॉस्ट आउट, मतलब 5 लाख में एक घर बना के देने के भी हमने कंपटीशन दिए हैं। 5 लाख में एक नीचे तबके के गरीब आदमी के लिए घर बनाना भी आर्किटेक्ट का ही धर्म है। हम आर्किटेक्ट हैं, मतलब ये नहीं कि डिजाइन हमें सिर्फ करोड़ों के लिए करना है, लाख रुपए के लिए करना है, लेकिन जो हमारे ही समाज के जो 5 लाख 1 लाख रुपए में घर चाहते हैं, उनके लिए भी तो डिजाइन करना हमारा ही काम है। तो वो हम कंपटीशन दे चुके हैं, लेकिन उसको मार्केट में यूसेज आएगा नहीं तो हम अपने उस चीज को, टैलेंट को यूज नहीं कर सकते। अगर नहीं यूज कर पा रहे हैं, कोई प्रेशर है, तो ये भी बात समझ में आती है, लेकिन आगे चल के जब मौका मिलेगा तो हम उसको जरूर करना चाहेंगे। सो दिस इज अ ग्रेट थॉट। जी। और हम लोग भी चाह रहे हैं कि हम भी ऐसे कुछ करें जी कि हम लोग उस चीज को, आपकी एक्सपेक्टेशन को भी अपने प्रोडक्ट के साथ जी मीट कर सकें। बिल्कुल। आई एम देयर। ताकि वो चीजें हम लोग मतलब अपने
देश के लिए, जी 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 अपने भारत के लिए हम लोग ये सब चीजें करें। जी। और अगर ये सब हो जाता है, देखो आज की डेट में हिंदुस्तान एक ऐसी पावर बनता जा रहा है कि हाँ। दुनिया देख रही है। हाँ। मेरे कुछ फ्रेंड कह रहे थे, जैसे आपने कहा देश के लिए, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, कुछ फ्रेंड कह रहे थे यार क्या सब अपने मतलब की दुनिया सोच रहे हैं, चलने दो। लेकिन क्या है ना कि 100 में से सारे 100 लोग अगर ऐसा सोचने लगेंगे ना, तो फिर वो जो डैमेज हुई थी ना, पूरी टाइटैनिक डूब जानी है, ठीक। उसमें से 10 लोग सोच रहे हैं तभी वो आप ट्रेवल कर पा रहे हो, ये मत भूलना। एक सिंपल सी एग्जांपल ले लो कि हमारे देश की जो सैनिक है, सेना है, बॉर्डर पे खड़ी है, तो हम आप मस्त होके बात कर रहे हैं, बस सिंपल सी बात यही है। सही, बिल्कुल सही। अगर सब अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लेवल पे नहीं निभाओगे तो टाइटैनिक डूब जाना है। सर एक चीज देखो ना, हम लोग भी इसीलिए, हालांकि हमारे मार्जिन्स बहुत ही कम है, हमारे पास फंड्स नहीं है, मैंने अपनी लाइफ का सब कुछ इस कंपनी में दे दिया, सब कुछ। मतलब इनफैक्ट जो कमाया था, इतने हाई पोजीशंस वगैरह पे रह के इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर भी, वो सब कुछ इसके अंदर डाला। हमने मार्केट से कभी 1 रुपया नहीं उठाया। क्यों? हम लोग चाह रहे हैं कि इसको हम अपने दम पे खड़ा करें। हमने कहीं से कोई किसी से हेल्प एक्सपेक्ट नहीं करी, लेकिन एक डिटर्मिनेशन है। हम लोगों का मकसद कमाना नहीं है, हम लोग का मतलब है कि हम सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए कुछ करें। और मैं चाहता हूँ कि और लोग भी हमारे साथ आएं। मैं ये नहीं कहता कि मैं अकेला ही रहूं इसके अंदर। हाँ। मैं तो चाहता हूँ कि कंपटीशन इसके अंदर आए, मतलब लोग आए और हमारा साथ दें। मैं उनको एक मेरा सजेशन है कि आप जो अपने प्रोडक्ट को बना रहे हो वो हर बजट का बनाओ, वही, ताकि ऐसा ना हो कि आपके बजट को नीचे ग्रिड का यूज करने वाला आदमी बोले कि ये हमारे बस की बात नहीं है। सर हम तो और जो अपर लेवल है वो भी यूज करे। तो हर बजट का बनाओ, नेचुरल रखो, वो देख लो आप कैसे वर्कआउट करोगे। हमारा एम ही यही है। हमारा एम हायर एंड के लिए नहीं है, जैसा मैंने पहले भी बताया। हमारा एम ये है कि हिंदुस्तान में हर कोई ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करे। यस यस। और मैं अकेला सब कुछ नहीं कर सकता। मैं तो चाहता हूँ कि लोग इस फील्ड में नहीं, ऐसा थोड़ा सब कुछ सभी लोग सोचेंगे अपने अपने प्रोडक्ट को लेके, अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके, तो इसमें जरूर सुधार आएगा। मैं आपको एक एंड करते हुए छोटी सी एक एग्जांपल बताता हूँ। जब हमारे ऑस्ट्रेलिया के डीलर, उन्होंने हमारे को अप्रोच किया शार्क टैंक देखने के बाद, तो उनको हमने सैंपल भेजे यहाँ से। तो उनका यूज करने के बाद मटेरियल भेजा था हमने उनको, 3-4 तरह के हमारे मटेरियल भेजे उनको। आपने शार्क टैंक अप्लाई किया था क्या? शार्क टैंक सीजन 1 में हम लोग आए थे और हमारे को मोस्ट यूनिक प्रोडक्ट का टाइटल मिला था। लेकिन हम लोगों ने फंडिंग नहीं उठाई थी। अच्छा, फंडिंग नहीं उठाया था, हमने मना कर दिया था। क्योंकि हमारा पर्पस ये था कि लोगों को नेचुरल प्रोडक्ट के बारे में बताएं, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करें, और उससे हमारे को बहुत फायदा हुआ। बहुत आर्किटेक्ट्स हमारे साथ जुड़े, बहुत लोग हमारे को डायरेक्टली फोन करते थे, क्लाइंट्स अपने आर्किटेक्ट्स को लेके हमारे पास आए। तो ये चीजें उससे फैली हैं, थैंक्स टू शार्क टैंक फॉर दैट। अब किस ईयर की बात है ये? फर्स्ट सीजन। अच्छा, 21 में। तो उसमें हमारा एपिसोड नंबर 11 था। और उसके बाद इनका जब हमारे को आया तो हमने इनको भेजा, तो उन्होंने यूज किया, उनका मैसेज आया, इवन ए डोंकी कैन यूज योर प्रोडक्ट, आई एम कमिंग टू इंडिया ऑन सो एंड सो डेट। तब हमारा ये ऑफिस बनना शुरू हुआ था। ही केम हियर और उन्होंने खुद भी 2-3 वॉल्स हमारी करी, एंड ही वाज वेरी हैप्पी। लेकिन लास्ट डे हमारा जब जाने से पहले उनके, जब हम लोग कमर्शियल बात कर रहे थे, तो उन्होंने एक चीज बोली, मतलब देखो हर कोई बिजनेसमैन है आफ्टर ऑल, ही वाज वेरी हैप्पी विद द प्रोडक्ट, बट उन्होंने एक चीज मेरे को बोली कि मतलब पहले तो उन्होंने मेरे को बताया कि मैंने पूरी दुनिया के हर प्रोडक्ट इस्तेमाल किए, लेकिन इससे बढ़िया प्रोडक्ट मेरे को आज तक नहीं मिला। राइट। एंड में ही सेड कि भाई कमर्शियल के अंदर आप मेरे को क्या डिस्काउंट वगैरह दे रहे हो, देखो एंड ऑफ द लाइन दिस इज अ इंडियन कंपनी। राइट। तो मैंने उनको एक ही जवाब दिया था, मैंने कहा व्हाई द हेल आर यू हियर। अच्छा, मैंने कहा हमारा आज की डेट में
India means power. हम्म India means brain. हम्म India means the best nation in the world. हम्म हमारे से बढ़कर कुछ नहीं है. हम्म और जो प्रोडक्ट्स हम लोग निकाल रहे हैं या जो लोग आज की डेट में दुनिया की किसी भी कंपनी उठा के देख लो, जी जी मोस्टली सीईओज इंडियंस हैं. नासा के अंदर 60% साइंटिस्ट इंडियंस हैं. राइट राइट वर्ल्ड पावर के अंदर डॉक्टर्स इंडियंस हैं. इंजीनियर्स हमारे इंडियंस हैं. तो हिंदुस्तान को कम करने की गलती मत करना. आज जो हम हैं, दुनिया हमसे है, हम दुनिया से नहीं है. जी जी तो इसी के साथ हम लोग थैंक यू कहते हैं योगेंद्र जी का, इनकी इनपुट्स और इनका जज्बा. सैल्यूट टू यू सर. सेम टू यू. थैंक यू सर. थैंक यू. बस